शाम का समय था। सूरजपुर गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। चौपाल पर मुखिया रामलाल अपने पंचों के साथ बैठे थे। वे रघुवीर काका का इंतजार कर रहे थे। क्यों रे गोपाल, तुझे कहाँ था ना रघुवीर को पंचायत में बुलाने को? फिर क्यों नहीं आया वो? मालिक, मैंने तो उसे कल ही बता दिया था और उसने कहा था कि वह जरूर आएगा, लेकिन न जाने अब तक क्यों नहीं आया। जा दौड़ के उसके घर, अगर आनाकानी करे तो उसे जबरदस्ती ले आ। गोपाल जाने को तैयार हुआ ही था कि तभी दूर से रघुवीर काका अपने बेटे मनोज के साथ आते दिखाई दिए। क्यों रे रघुवीर, तुझे कल बताया गया था कि चौपाल पर आना है, फिर क्यों देर की? मुखिया जी, माफ कर दीजिए। सुबह खेत में पानी देने गया था, वहां बाढ़ टूट गई थी। उसे सही करने में समय का पता नहीं चला। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चलो सरपंच जी, पंचायत की कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। गलती हो चुकी है। अब सुन, तेरे लड़के मनोज ने कल स्कूल में वीरेंद्र के लड़के किशन से झगड़ा किया। उसके बाद तूने अपनी बकरियां वीरेंद्र के खेत में छोड़ दी। उसकी सारी फसल खराब हो गई। रघुवीर काका चुपचाप खड़े रहे, पर मनोज ने हिम्मत करते हुए कहा, मुखिया जी, झगड़ा वीरेंद्र के लड़के ने शुरू किया था। उसने कहा था गरीबों को स्कूल में नहीं आना चाहिए। जाकर अपनी बकरियां चरा। इसके बाद उसने मुझे गालियां दी। वीरेंद्र, तेरा लड़का कहाँ है? उसे बुला, सच का पता लगाते हैं। मुखिया जी, मेरा लड़का घायल है। मनोज ने उसे इतना मारा है कि वह घर से उठ भी नहीं पा रहा। क्या तूने किशन को इतना मारा कि वह उठ भी नहीं पा रहा है? मनोज बोलने ही वाला था कि रघुवीर काका आगे आ गए। सरपंच एक तरफ की बात सुनकर भड़क रहे हो। इसका लड़का अभी भी स्कूल में है। मुखिया जी, सच्चाई यह है कि वीरेंद्र का लड़का और उसके साथी मनोज को स्कूल के पीछे ले गए और उसे बुरी तरह पीटा। देखिए, इसके शरीर पर निशान हैं। रघुवीर काका ने मनोज की कमीज उतारी। उसकी पीठ और हाथों पर चोट के गहरे निशान थे। यह देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। यह झूठ बोल रहा है। मेरा लड़का घर पर पड़ा है। उसने बदला लेने के लिए मेरी फसल में बकरियां छोड़ दी। इसे हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। सच जानने के लिए किशन को बुलाना होगा। मुखिया जी, इतनी सी बात के लिए मेरे बेटे को क्यों परेशान करें? फसल खराब हुई है, मुझे बस हर्जाना दिलवा दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी फसल खराब नहीं हुई। ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। तुम सब पैसे वाले चोर हो। न इसकी फसल खराब हुई है, न इसके लड़के को कोई चोट लगी है। सब हमारी जमीन हड़पने के हथकंडे हैं। चुप हो जा। तुझे लड़ाई करने की जरूरत ही क्यों थी? अब हमारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। हाँ तो रघुवीर, ये बता चल, बच्चों का झगड़ा था। छोटे तेरे बेटे को भी आई, उसके बेटे को भी, लेकिन फसल खराब करने की क्या जरूरत थी? वाह सरपंच जी, अच्छा न्याय है। मेरे बेटे को पीट दिया, अपना बेटा छिपा दिया और अब फसल का झूठा आरोप लगा रहे हो। कल बकरी मैं चरा रहा था। ये तो स्कूल से आने के बाद चल भी नहीं पा रहा था। हाँ, तो इसी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए बकरी घुसाई होंगी मेरे खेत में। रघुवीर, चाहे जो हो, फसल का हर्जाना तो देना ही होगा। मालिक लड़के को नहीं बुला सकते, पर चलकर खेत तो देख ही सकते हो। वहां जाकर देखो तो इसकी फसल पहले की तरह लहलहा रही है। क्यों झूठ बोल रहा है? रघुवीर, सारी फसल खराब हो गई। मेरे आदमी अब तक तो उसे खेत से हटा भी चुके होंगे। बापू, इनसे न्याय की उम्मीद करना बेकार है। चलो मेरे साथ। और हाँ, सरपंच जो करना है कर लो। हम एक पैसा नहीं देंगे। रघुवीर काका ने गांव छोड़ने का फैसला किया। चलो सामान बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, शहर में रहेंगे। पर मनोज के बापू, आप शहर में करोगे क्या? आपको तो खेती बाड़ी के अलावा कोई और काम आता ही नहीं। कुछ भी करूंगा, पर अब इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं और मनोज शहर में कोई काम ढूंढ लेंगे। वह अपनी पत्नी सुमित्रा और मनोज को लेकर शहर आ गए। शहर में उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए वे सड़क के किनारे सोने लगे। कुछ दिनों बाद मनोज को गाड़ियां साफ करने का काम मिला। रघुवीर काका को मजदूरी मिल गई। धीरे धीरे उन्होंने एक झोपड़ी का इंतजाम कर लिया।
एक दिन मनोज को सड़क के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह परेशान और भूखा लग रहा था। बाबा, क्या बात है, कुछ परेशान हो? बेटा, कुछ लोग मेरा बैग छीनकर भाग गए। मेरे पास घर जाने के भी पैसे नहीं हैं। बाबा, कहाँ जाना है आपको? बेटा, मुझे बस से जाना है, 100 रुपये लगेंगे। मनोज ने अपने दिन भर की कमाई 100 रुपये निकाल कर उन्हें दे दिए। बेटा, ये तो तुम्हारी पूरे दिन की कमाई थी। अब तुम क्या करोगे? बाबा, घर न होने का दर्द हम जानते हैं। गरीबी के कारण हमें अपना गांव, खेत और घर सब छोड़ना पड़ा। यहाँ शहर की एक गंदी सी झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए मेरे खाने से ज्यादा जरूरी आपका घर पहुंचना है। बेटा, कल इसी समय मुझे यहीं मिलना। आना, जरूर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबा, 100 रुपए के लिए आप यहाँ तक आएंगे? कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं दिन भर यहीं पास के सिग्नल पर गाड़ी साफ करता हूँ, लेकिन आपकी मदद मैं इसीलिए नहीं कर रहा कि मुझे आपसे ये वापस चाहिए। कल फिर मेहनत कर लेंगे। बेटा, ये पैसे तो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, पर एक बार मेरे कहने से मिलना जरूर। अगले दिन शाम को मनोज उसी रास्ते से गुजरा। तभी उसे कल की बात याद आई। वह कुछ देर वहां रुका, पर उसे लगा वो तो सब भूल ही गए होंगे। तभी वहां एक कार आकर रुकी। आलीशान गाड़ी में उसकी पिछली सीट पर वही बुजुर्ग बैठे थे। बेटा, मैं तुमसे मिलने आ गया। आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। बाबा, कल तो आप 100 रुपए मांग रहे थे, आज आप गाड़ी में। बेटा, कल भी गाड़ी से आया था, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत रहती है, इसलिए मैंने गाड़ी से उतरकर उसे वापस भेज दिया। तभी किसी चोर ने मुझे गाड़ी से उतरते देख लिया और उसने मेरा बैग छीन लिया। मेरे सारे पैसे उसी बैग में थे। मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। मनोज उन्हें अपने माता पिता के पास ले गया। आपका बेटा बेहद नेक दिल है। उसने मेरी मदद की, जबकि खुद के पास कुछ नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति ने रघुवीर काका को अपने घर की देखभाल का काम दे दिया और मनोज का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने रघुवीर काका को उनके गांव की जमीन और घर वापस दिला दिया। मुखिया और वीरेंद्र को जबरन कब्जा हटाना पड़ा। गांव में रघुवीर काका का सम्मान बढ़ गया। अब रघुवीर काका और उनका परिवार महीने में एक बार गांव जाते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें नया जीवन दिया। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। धन्यवाद।